हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए ऑडिट का पेपर। और हम यहाँ पे आपके लिए सभी लेक्चर वीडियोस जो है लेकर के आ रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉर योर अपकमिंग जनवरी एंड फर्दर अटेम्प्ट्स। एक बात यहाँ पे अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक जब हम पहुंच गए हैं, जो पिछले 8 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, दे आर दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑडिट। अगर वो आपने ठीक से कर लिया, अब यहां से जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा आसान होता हुआ चला जाएगा। यहां से जब जो हम स्टैंडर्ड्स अब कवर करने वाले हैं और उसके बाद फर्दर टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स को आप अलग से साइलोज में भी पढ़ सकते हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि पहले के वीडियोस को पूरा देखिए, इस वीडियो को भी पूरा देखिए। हर वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, तो कोई भी परेशानी, दिक्कत, तकलीफ अगर आपको होती है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे अपनी परेशानी, तकलीफ पूछ सकते हैं। साथ ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, राइट, उसके ऊपर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हम डेली मोटिवेशन और ऑडिट से रिलेटेड बातें करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझसे नोट्स की गुजारिश की है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पहले मैंने सोचा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊं अपने चैनल के थ्रू। मैंने कुछ सोचा भी कि किस तरीके से ये सब किया जा सकता है, बट फिर मैंने सोचा कि जब एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं आप सबको उसका एक पूरा बुकलेट फॉर्म में ही आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जब तक नोट्स पूरे कंप्लीट होते हैं और चीजें आती हैं, आप लेक्चर्स देखिए। आप दूसरे नोट्स फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको मैटर वहां पे मिलता है जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो मटेरियल वहां पे नहीं मिलता जो यहाँ पे है, तो आप सिंपल इंस्टीट्यूट आईसीएआई का मॉड्यूल उठा करके आप फॉलो करिए। आप एक एक चीज यहां से उसमें मार्क कर पाएंगे, अ, उसको फॉलो कर पाएंगे। राइट, वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरी मदद करिए, ताकि मैं इस तरीके का कंटेंट और आपके लिए लेकर के आता रहूं, रुकू नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टारगेट लाइक्स का 100 लाइक्स फॉर एवरी स्टैंडर्ड वीडियो, आई थिंक। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जाकर के वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई करें मिल करके। अब टाइम कम बचा है, तो पढ़ाई तेज हो जानी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में, इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जहां पे ऐसे 300 की बात है और बेसिकली प्लानिंग की बात है। ऑडिट को किस तरीके से प्लान किया जाता है, उसको लेकर के हमारा डिस्कशन इस चैप्टर में रहने वाला है। ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2 है आपकी किताबों का, और इसके अंदर मुख्यतः जो हमारा स्टैंडर्ड 300 है, दैट रिलेट्स विद प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे डील करता है। तो प्लान किस तरीके से होता है, क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, इस तरीके की चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। So let's begin. So the objective of this essay is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner. तो हम ऑडिट जब करें तो इफेक्टिवली हम हर चीज को, हर फंक्शन को वहां पे कर पाए एज एन ऑडिटर, इसलिए ये स्टैंडर्ड वहां पे बनाया गया है। प्लान बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो प्लान जब भी आप बनाएंगे तो आप प्रॉपर डिजाइन कर पाएंगे ऑडिट को, उसको प्रॉपरली सुपरवाइज कर पाएंगे, और ऑडिट होने के बाद उसका रिव्यू भी आप इजीली कर पाएंगे। ऑडिट जब खत्म हो जाती है उसके बाद रिव्यू भी इजी हो जाता है अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की है। तो प्रॉपर डीएसआर ऑफ ऑडिट, जो लोग लेक्चर पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको ये टर्मिनोलॉजी अब समझ में आनी चाहिए जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। सेलेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद प्रॉपर कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज। अगर हम प्लान नहीं करते तो कुछ मुद्दे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसके लिए किस तरीके की टीम लगेगी वो हमारे को नहीं पता होता। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लान के साथ वहां जाएंगे तो हम अपनी टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर द नेचर ऑफ द एंटिटी और एज पर द कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ आवर टीम मेंबर्स। कोऑर्डिनेटिंग विद द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर सच एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर वहां पे कोई थर्ड पार्टी का भी काम है तो उससे भी कोऑर्डिनेशन करने में हमारी ये प्लानिंग जो है बहुत मदद करती है। उसके बाद एपीई, एपीई के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ए का मतलब अप्रोप्रिएट अटेंशन, ए ए पीपीई, ओके, एपीई, ए ए पीपीई, ओके। Appropriate attention to the important areas of audit. Planning helps auditor to identify and resolve
पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, पीपी मतलब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ओके, तो ए से अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली आइडेंटिफाई करने की यहां पे हमारे को मदद करता है अगर हमने प्रॉपर प्लान किया है, और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए हमारे को यहां पे मदद करता है प्रॉपर प्लान। ऑडिट प्लानिंग देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली और वो वहां पे खत्म हो गई, नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। एक होगा फिर दूसरा नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, planning is not a discrete phase of an audit, it is a continual and iterative process that starts shortly after the previous audit and ends and continues until the current audit is complete. सो ये चलता रहता है थ्रू आउट द ऑडिट। ऐसा नहीं है कि हमने इनिशियली प्लान बना लिया और वही हम पूरी ऑडिट के एंड तक जब तक रिपोर्टिंग नहीं कर देते वही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम बीच बीच में भी इस प्लान के अंदर जो हमने बनाया है उसके अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस करते रहते हैं। सो इट इज एन इटरेटिव process. The auditor's plan should be developed and revised as necessary throughout the course of the audit. जब जब उसे लगेगा तो उसको वहां पे जो है रिवाइज भी करेगा। ऑडिटर में डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है। क्या डिस्कस कर सकता है कि हमारी टीम के इस तरीके से हमारा कंपोजिशन रहने वाला है, इतने दिन हम ये वाला ब्रांच आपकी विजिट करेंगे, इस तरीके से हमारे ऑफिस में लोग रहेंगे, इस तरीके से हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस की जा सकती हैं ऑडिटर के द्वारा। प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हमने नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस लिया है, ठीक है, कहां पे लेते हैं हम ये, एक तो ऐसे 220 में थोड़ी बहुत हमने इसके बारे में बात की थी, और ऐसे 315 स्पेसिफिकली केओसी के बारे में बात करता था, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, राइट। अगर आपने पिछली क्लास ठीक से पढ़ी है तो आपको ये सब चीजें आती होंगी। एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो एनालिटिकल प्रोसीजर को किस तरीके से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमारे को वहां पे यूज करना है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो कौन कौन सी लीगल रेगुलेटरी, फॉर एग्जांपल अगर टेलीकॉम कंपनी है तो वहां पे ट्राई के रेगुलेशंस लगेंगे। कौन सा रेगुलेटर वहां पे आपको अप्लाई होता है, बैंक है तो वहां पे आरबीआई का रेगुलेशन लगेगा, ठीक है। अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है वहां पे तो वहां पे सेबी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स काम में आएंगी। तो इस तरीके से आपको लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से लेकर के भी जो है क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी हम कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी करना है, ये भी हमारे को क्लाइंट के बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बाद ही पता लगता है। 315 के बाद 320 आता है और 320 के बाद हम जो असेस्ड रिस्क है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं 330 में। ये डिस्कशन मैं आपसे पिछली क्लास में कर चुका हूं, आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, अगर हमारे को एक्सपर्ट चाहिए, ऑडिटर्स एक्सपर्ट अगर हमारे को चाहिए तो हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे, वो सब चीजें भी प्लानिंग के दौरान हम देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो जो भी ऐसे 500 के अंदर हमने बातें की थी, ऐसे 315 के अंदर हमने बातें की थी, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ऑडिट जब प्लान करते हैं तो यहाँ पे दो मुख्य उसको भागों में बांटा गया है, दो मेजर पोर्शंस में बांटा गया है। पहला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब ये शुरुआत वाली बातें हैं। जब हम ऑडिट शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल डेज की बातें हैं, पहले पहले हम क्या देखेंगे, वहां पे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज देखेंगे और उसके बाद आती हैं प्लानिंग एक्टिविटीज। तो अगर आपने SQC1 और ऐसे 220 वाला, SQC1 और ऐसे 220 वाला स्टैंडर्ड पढ़ा है तो वहां पे एक पॉइंट आता है कंटिन्यूएशन, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इस तरीके का पॉइंट वहां पे आता है, राइट। आपको ये सारा का सारा जो मैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, कहां पे, SQC1 और ऐसे 220 में, कि अगर हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है, तो हमें एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट करना है। तो इस केस में क्या होता है, एक्सेप्टेंस करते हैं तो न्यू क्लाइंट का करते हैं और कंटिन्यूएशन करते हैं तो ओल्ड क्लाइंट्स का करते हैं। नया क्लाइंट है तो हम क्लाइंट की इंटीग्रिटी, क्लाइंट का ड्यू डिलीजेंस चेक करेंगे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वहां कल्चर क्या है। और
अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम यहां पे कम्युनिकेट करेंगे प्रीवियस ऑडिटर से। इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर्स, इनिशियल ऑडिट्स के केस में हम यहां पे पिछले वाले ऑडिटर से एनओसी लेंगे। क्या लेंगे? एनओसी, राइट। तो कंटिन्यूएशन के केस में ये चीज होती है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद ER इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ओके, यानी इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ER का मतलब है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी, राइट, प्रोफेशनल नॉलेज, ड्यू केयर, और जो हमारे ये आईसी पॉप वाले पॉइंट्स थे, राइट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स अलोंग विद इंडिपेंडेंस। ये हम कितने चैप्टर में, लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात की है। यहां पे भी हमें ऑडिटर को प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में आईसी पॉप, यानी वो देखेगा कि क्या मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। और यही पॉइंट्स हमने ऐसे 220 में पढ़े थे, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो। एसक्यूसी 1 में भी पढ़े थे, एसक्यूसी 1 में सभी एंगेजमेंट के लिए, और ऐसे 220 में केवल ऑडिट के लिए, ठीक है, राइट। चलिए, आइडेंटिफाइंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी इंडिपेंडेंस को कोई अगर थ्रेट वहां पे है, और अगर थ्रेट है तो हमारी फर्म में किस तरीके से उसको बताया जाता है, अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लिया जाता है। और अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लिया जाएगा? दिया जलाया जाएगा। या तो हम उस थ्रेट को वहां से हटा देंगे, या हम रुक जाएंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, डेसिस्ट करेंगे, ठीक है, या खत्म कर देंगे, ठीक है, या फिर हम सेफगार्ड्स को अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन प्रिवेंट दी थ्रेट। ओके, दिया जलाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, आप याद रखिए। आप पिछले चैप्टर्स अगर अच्छे से करेंगे, तो मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले चैप्टर्स आपके लिए केक वॉक होने वाले हैं, बहुत आसान होने वाले हैं, राइट। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, यानी प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट, SA 210, राइट। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, ये कब करना है? जब हम एक नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमको देखने हैं, राइट। इनिशियल ऑडिट्स इन एडिशन टू दी अबव 3 पॉइंट्स, या फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी हमारे को ये 3 पॉइंट देखना है। लेकिन अगर हम पहली पहली बार इनिशियल ऑडिट है, तो इन 3 के अलावा हम 2 पॉइंट और देखेंगे। एक तो हम एनओसी लेंगे प्रीवियस ऑडिटर से, राइट, और ऐसे 220 के हिसाब से जो क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस था, वो मैंने यहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पॉइंट, राइट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चीज डिस्कस हो गई है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और मैं बता रहा हूं आपको इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन यही आएगा आपसे, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, ओके, what are the 2 additional activities that the auditor has to do when there is an initial audit engagement, okay, in planning, right। अब इसके बाद आती हैं हमारी प्लानिंग की एक्टिविटीज, और प्लानिंग में मुख्यतः 2 बातें होती हैं। एक होती है ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रैटेजी को यहां पे बनाना, स्टैब्लिश करना, और स्ट्रैटेजी जब बन गई तो उसके बाद हम बनाते हैं डिटेल्ड ऑडिट प्लान। क्या बनाते हैं बेटा? डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, आइए देखते हैं। तो हमारे को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जब बनानी है, तो हमारे को स्कोप समझना पड़ेगा। एंगेजमेंट का स्कोप क्या है, कौन सा AFRF है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेनी पड़ेगी, इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे LRR जो हैं, यानी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। पुरानी ऑडिट्स के अंदर हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था, क्या मैं उसे वापस यूज कर सकता हूं? ऐसे 500 का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो, राइट, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ओके, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो हमने करी थी अभी पहले, थोड़ी देर पहले करी थी ना, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो ऐसे 220 वाली थी, ये वाली, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है उसको यहां पे इवेल्युएट करना पड़ेगा, राइट। अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ओके, कि हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें रिपोर्ट कैसे देनी है, टाइम क्या रहने वाला है रिपोर्ट का, क्या हम मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट हमारा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या रहने वाला है बातचीत का। अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स एज पर ऑडिटर्स जजमेंट दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, ऑडिटर जजमेंट लगाएगा कि इन इन एरियाज में ये स्पेशल VIP लोग हैं,
इन वीआईपी लोगों को मुझे कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर लगाऊंगा, ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊंगा, ये सारी चीजें। ओके। और नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ओके, सेलेक्टिंग द ऑडिट टीम, कैसी ऑडिट टीम है, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, डीएसआर यानी डिजाइन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द टीम, कि किस तरीके से टीम को डिजाइन करना है, उसको फिर सुपरवाइज करना है और उसका रिव्यू वहां पे लेना है बाद में। ऑडिट प्लान, अब ऑडिट प्लान क्या है? ऐसे 300 स्टेट्स द ऑडिटर शैल डेवलप ऑडिट प्लान दैट शुड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपको ऐसे 500 वाला चार्ट याद है तो आपको मेरे को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ऑडिटर ऑडिट में जाकर के क्या करता है? तो पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, उसको असेस करता है। उसके बाद वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, जिसके अंदर वो क्या करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर आपको ये चीजें बात ध्यान है तो आपको ये चीजें बड़ी इजी लगेंगी यहाँ पे। अदर ऑडिट प्रोसीजर टू कैरी आउट एंगेजमेंट एज पर ऐसे डीएसआर ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, यानी हम डिजाइन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे ऑडिट प्रोग्राम को। एनी रिवीजन और चेंज मेड इन दी ऑडिट प्लान, ये भी हम ड्यूरिंग दी ऑडिट प्लान करेंगे। राइट, प्लान के अंदर इंक्लूड होगा। क्या होता है प्लान, उसके बारे में बताता है ऐसे 300 ऑडिट प्लान क्या है। अब ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है? ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ऑडिट स्ट्रैटेजी तो जो है ये ओवरऑल अप्रोच, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन एंड ओवरऑल एक तरीके से ब्रॉड पिक्चर देती है, ब्रॉड। और ये थोड़ा डीप है, डीप स्पेसिफिक है, addresses वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैटर हमने आइडेंटिफाई करे उसको, जैसे LRR की अगर कोई रिक्वायरमेंट हमने स्ट्रैटेजी में करी तो उससे रिलेटेड चेकिंग कैसे करूंगा ये मैं प्लान में लिखूंगा। राइट, जैसे अगर मैं टेलीकॉम कंपनी की यहां पे बात करूं तो उनको कई तरह के लाइसेंसेस यहां पे लेने पड़ते हैं। राइट, अब देखिए मैं आपको इस तरीके के प्रैक्टिकल एग्जांपल जो दे रहा हूं, जो हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स होने वाला होगा, जिसमें हम क्लास करेंगे, जिसमें हम लाइव बैच करेंगे और कंप्लीट कोर्स करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, आगे वाले एग्जाम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स और फुल रिवीजन कोर्सेज, फुल कोर्सेज जो मैं निकालूंगा क्लासरूम कोर्सेज, उसके अंदर आप समझिए मैं इतना इंश्योर करूंगा कि आपको हर एस्पेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज मिले वहां पे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टॉपिक से हटके 1 मिनट की बात कह रहा हूँ, आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो। पर आप समझिए, मैंने जब फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंटरव्यूज लिए तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि बच्चों को फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है एंड दे डोंट नो हाउ दीज फंडामेंटल दे एक्चुअली वर्क इन द रियल एनवायरमेंट। तो पढ़ाई करते समय इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको उसी टाइम एक बार जाकर के देख लें कंपनी में किस तरीके से अप्लाई होता है, उसका एग्जाम्पल देखें, ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ें। तो ये सब मैं इंश्योर करता हूं जब मैं पढ़ाता हूं ऑडिट फुल फ्लेजेड। राइट, आइए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो लाइसेंसेस वहां पे टेलीकॉम कंपनीज को मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जब हम ऑडिट प्लान बनाएंगे, जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर ट्राई की रेगुलेशंस लगती है, उन्हें हमें अच्छे से चेक करना है। फिर हम जब ऑडिट प्लान बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इस ट्राई की रेगुलेशन को चेक करने के लिए मुझे लाइसेंसेस की चेकिंग कैसे करनी है, ये प्लान के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा। राइट, ओके। describes how strategy is going to be implemented, it is more detailed, nature, timing डिटेल में बताता है। ओके, प्लानिंग फॉर दीज डिटेल्ड प्रोसीजर डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट, और ये गाइड है, इनिशियल बनती है, ये हमेशा बनती रहेगी। ओके, इंटर रिलेशन क्या है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द डिटेल्ड प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि पहले स्ट्रैटेजी बनाऊंगा फिर प्लान बनाऊंगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस नहीं है। ड्यूरिंग द ऑडिट हमें ये एक्टिविटीज करनी है। राइट, चेंजेस मेड टू वन स्ट्रैटेजी और प्लान में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू दी अदर। मान लो कि कोई और LRR बीच में हमारे को पता लगी तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलेगी और उसको स्ट्रैटेजी को बदलने के हिसाब से हमारा प्लान भी वहां पे चेंज हो जाएगा। गोल ऑफ द प्लान, द ऑडिट प्लान इज डेवलप्ड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेज। SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है, उसको अचीव करने में हमारी मदद करता है ऑडिट का प्लान, जो कि ऐसे 300 में है। सर इतना मजा ऑडिट में आज तक नहीं आया। मैंने कहा कि ऐसा ही मजा आने वाला है, पढ़ते रहिए। चेंजेस टू ऑडिट प्लान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट,
द ऑडिटर शाल अपडेट एंड चेंज द प्लान, ठीक है, एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब भी उसको लगेगा तो वो उसको चेंजेस वहां पे करेगा, उसे अपडेट करेगा। मॉडिफिकेशंस टू स्ट्रैटेजी एंड प्लान में बी रिक्वायर्ड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कोई ऐसी इवेंट जो पहले नहीं थी वो आ गई। चेंजेस इन कंडीशंस टू ऑडिट, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो मिसमैच हो रही हैं, प्रॉपर नहीं है। The required modifications include changing the planned nature, timing, extent of further audit procedure जो हमें लगाने हैं वहां पे। These adjustments are based on the revised consideration of assessed risk. Okay, assessed risk को भी हम revision करेंगे। Modification is typically necessary when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available during the initial planning phase. For instance, audit evidence obtained through detailed checking may contradict एविडेंस डिराइव फ्रॉम टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स। हमने डिटेल चेकिंग करी तो हमारी ऑडिट एविडेंस कुछ है और आई, ठीक है, और हमने जब टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल करी थी, ठीक है, कंट्रोल टेस्टिंग करी थी, तो हमारी जो है ऑडिट एविडेंस कुछ और आई थी, उसके बीच में क्या था, डेविएशन था, ठीक है, डेविएशन था, राइट। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को हमें डॉक्यूमेंट करना है, प्लान को करना है, चेंजेस मेड ड्यूरिंग दी ऑडिट अगर है तो उन्हें वहां पे डॉक्यूमेंट करना है, और रीजंस फॉर चेंज कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान में क्यों चेंज किया, उसका कारण क्या था, उसे भी यहाँ पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान फॉर अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन गिवन सर्कमस्टांसेस, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। इट्स पर्पस इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस। प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान के बेसिस पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी ऑडिट को वहां पे कंडक्ट करेंगे, राइट, ओके जी। Its purpose is to obtain sufficient evidence to the auditor can express an informed opinion on the financial statements. It serves as a list of examination and verification steps and a detailed set of instructions including appropriate techniques to achieve audit objectives. Includes instructions regarding the extent of checking and sampling plan, कि किस तरीके के सैंपल लेने हैं आपको, किस तरीके की चेकिंग करनी है, वो प्रोग्राम में, ऑडिट प्रोग्राम में लिखी रहती है। इवॉल्विंग एंड अडॉप्टिंग द प्रोग्राम, इट इज डिजायरेबल दैट ऑडिट प्रोग्राम इज ड्रॉन अप फॉर ईच ऑडिट, स्पेशली फॉर बिगर ऑडिट्स, ठीक है, वैसे तो हर के लिए बनाना चाहिए, डिजायरेबल है। इवॉल्विंग वन स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस is not practicable, although many small firms do this. This is due to variations in nature, size, composition. तो हर बिजनेस अलग है, उसका स्कोप ऑफ वर्क अलग है, अक्रॉस असाइनमेंट्स तो अलग अलग होगा हर स्कोप ऑफ वर्क। फिर द प्रोग्राम शुड बी पीरियोडिकली रिव्यूड, ठीक है, अगर कुछ नए लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गए, कुछ चेंजेस आ गए तो रिव्यू करना भी जरूरी है। Failure to periodically review the program means audit work may be carried out based on an obsolete program, यानी पुराना प्रोग्राम, potentially leading to the audit being held at as negligently conducted. आप negligent है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे आप अपनी ऑडिट पे, और ये नेग्लिजेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती ICAI के द्वारा, ठीक है, एथिक्स में इस नेग्लिजेंस का कोई स्थान नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको इस तरीके की नेग्लिजेंस से बचना है, अपने प्रोग्राम को टाइमली अपडेट करना है। The program should be reconsidered for modification as the audit process based on the auditor's review of the internal control and the results of procedures. कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस की हमें क्या क्या देखना है जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। द प्रोग्राम मस्ट स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट, जो भी स्कोप है उसके हिसाब से रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिटन ऑडिट प्रोग्राम डिटेलिंग द प्रोसीजर्स नीडेड टू इंप्लीमेंट द ऑडिट प्लान। The auditor must determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for obtaining necessary satisfaction. It must be include the audit objectives for each area. It should serve as a set of instructions for the assistants who are performing the audit and aid in controlling the proper execution of work. तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि हमें पता लगे कि आपने SOP है कि आपने 1 2 3 स्टेप्स किया या नहीं किया, मिनिमम, ओके। The plan should coordinate the procedures applied to related items and consider all possibilities of error. Okay, तो वहां पे fraud अगर है due to error तो वो भी देखना पड़ेगा, omission और error वो देखना पड़ेगा। रोल ऑफ असिस्टेंट्स क्या होता है अगर हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं? असिस्टेंट्स एंगेज इन दी जॉब शुड बी एनकरेज टू मेंटेन ओपन माइंड, ठीक है, कि आप खुले दिमाग से वहां पे जाएं। हर आदमी को हर चीज को देखने का, हर आदमी का एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो हम ये देखें कि आज तक जो ऑडिट होती हुई आ रही है वो एक थॉट के साथ होती हुई आ रही है, लेकिन अब जब नए लोग वहां पे एंटर होते हैं, नई टीम आती है, तो पुरानी का एक्सपीरियंस और नए का कुछ नया जोश वहां पे ऐड होना चाहिए। तो दे शुड कम विद एन ओपन माइंड।
Assistants must be instructed to note and report significant matters coming to their notice to the seniors or principal. Exactly वो बताएं जा करके ताकि उनको आगे डीप डिग किया जा सके. Assistants placing their signatures on the program accept responsibility for the work they have individually carried out. Okay, चलिए उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे ऑडिट प्रोग्राम के. तो इट प्रोवाइड्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस, सिलेक्शन एंड असिस्टेंस बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, असेस दी सिलेक्शन असिस्टेंस बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी. ठीक है, हमारी टीम का. minimizes the danger of ignoring or overlooking some aspects of the books or the records or the financial statements for that matter. Allows the principal to control the progress of the audit. Serves as guide for succeeding years. आने वाले सालों में जो लोग ऑडिट करने आएंगे उनके लिए आसानी होगी. Acts as evidence in case of negligence claims, demonstrating that the auditor exercised reasonable skill and care. Disadvantages क्या है? द वर्क में बिकम मैकेनिकल. अगर प्रोग्राम है तो सब लोग वैसे ही करते जाएंगे, ए टू बी टू सी टू डी. ओके, कोई भी नया पॉइंट नहीं आएगा, क्या पता. द प्रोग्राम कैन बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल. ओके, कंटिन्यूइंग टू बी यूज फॉर इवन बिजनेस ऑपरेशंस दैट चेंज. ओके, तो यहाँ पे रिडंडेंसी आ सकती है. ठीक है, प्रोग्राम हमारा अगर अपडेट नहीं हुआ तो ऑब्सोलीट हो सकता है, अभी पढ़ा था ऊपर, राइट. इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम. अगर कोई असिस्टेंट जो इनएफिशिएंट है वो क्या कहेगा कि प्रोग्राम में लिखा है ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, मैं सी तक चला गया, मेरा काम खत्म और काम खत्म. वो आगे कुछ चेक ही नहीं करेगा ठीक से, अपना दिमाग ही नहीं लगाएगा. ओके, क्लेमिंग लैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेफिशिएंट वर्क. अगर उन्होंने कम काम किया है तो बोलेंगे सर ये तो प्रोग्राम में लिखा हुआ ही नहीं था. इट में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट्स. ठीक है, असिस्टेंट अगर कुछ काम कर रहा है तो फिर वो दूसरा असिस्टेंट उसको बोल सकता है. ऐसा होता है जनरली जब हम ऑडिट करने जाते हैं एज आर्टिकल्स, तो हम कुछ देखने लगते हैं तो दूसरा आर्टिकल बोलता है कि हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते, आप इसको ऐसे मत करिए, ये प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम में ऐसा नहीं लिखा है. तो ये गलत काम है. ठीक है ना, ये इसका डिसएडवांटेज है प्रोग्राम का. दीज डिसएडवांटेजेस कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू इमेजिनेटिव सुपरविजन. ओके, एंड बाय एनकरेजिंग असिस्टेंट्स टू ऑब्जर्व मैटर्स ऑब्जेक्टिवली and bring significant items to the principal's notice. मतलब they should come with an open mind, right. They should take program as a guide only and do not stick to it. They should be ready for new changes and bringing new points to their principal's knowledge. So I hope इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी आई होगी. चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ लगातार क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. So it is my humble request that you please read and go through this chapter and share this word of information with your friends who are preparing for CA exams. Thanks for watching. Have an awesome day. Enjoy. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. मुझे मदद करें ताकि मैं इस तरीके के और कोर्सेज आपके लिए लेकर के आ सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.